और एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में होगी। इसमें इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति का गठन किए जाने की उम्मीद है। इस बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों में पीएम पद के लिए दावेदारी पेश करने की होड़ देखने को मिल रही है। तो आज मुंबई के अंदर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, काफी कुछ तय होना इस बैठक में, और इस बैठक से पहले ही पीएम की दावेदारी को लेकर भी तमाम तरह की पार्टियों के बयान भी सामने आ रहे हैं और इसी में संयोजक भी तय होना है। तो क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? आज मुंबई के अंदर तमाम विपक्षी दलों के नेता आज मुंबई के अंदर जुट रहे हैं। बैठक से पहले मजबूत विकल्प देने का ऐलान किया गया है। आज तीसरी बैठक है मुंबई में। उदयपुर में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक में टिकट पर मंथन होगा। तो स्क्रीनिंग कमेटी के 3 सदस्य अभी उदयपुर में हैं और सभी नेताओं से वहां पर मुलाकात करेंगे और टिकटों को लेकर यहां पर मंथन होगा। आईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी का तीसरा दिन है। हम उदयपुर में आए हैं। हमारे साथ हमारे एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी के 2 और सदस्य माननीय गणेश गोंदियाल जी और हमारे अभिषेक दत्त जी, साथ ही में हमारे एआईसीसी के संपादक वीरेंद्र सिंह राठौर जी आए हुए हैं। हम उदयपुर में हमारा जो 3 जिला है, बांसवाड़ा, दुर्गापुर और प्रतापगढ़, वहाँ के ज्येष्ठ जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण हैं, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, उन सभी से वर्तमान की स्थिति की राय जानने की आज हमारी प्रयत्न रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले 2 दिन हम जयपुर में थे, आज हम स्वयं एआईसीसी की स्क्रीनिंग टीम उदयपुर आई है। यही हमारा मकसद है कि क्षेत्रों में जाके, प्रांतों में जाके, जिलों में जाके हम विचार विमर्श सभी से करें। आज प्रारंभिक जो स्तर पे हम लोगों का विचार विमर्श होगा हमारे वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के साथ। देखिए, जैसे कि कहा, प्रारंभिक स्तर पे ये बातचीत अब आज हो रही है कि वर्तमान में हमारा जो माहौल है, कैसा माहौल है आने वाले समय पे और किन चीज़ों पे, किन मुद्दों पे हमको और महत्व देना है। मैं बस सामूहिक रूप से इतना ही कह सकता हूं कि पहले 2 दिन भी हमने जयपुर में बहुत उत्साह और उल्लास हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देखा। साथ ही साथ हम जब लोगों के बीच जब भी गए हैं तो सभी ने कहा है कि इतिहास बनने वाला है और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा होने वाली है। देखो, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और चुनाव बहुत नजदीक है। हम तो कैसे चुनाव जीते हैं इसके ऊपर ज्यादा हम बात करेंगे और चुनाव जीतकर सरकार को हम रिपीट कर पाए। किस तरह का प्रत्याशी जो है, चयन का क्राइटेरिया क्या है स्क्रीनिंग कमेटी में? वो तो अभी हम देखेंगे क्या तय करते हैं, क्या नहीं तय करते हैं, लेकिन हमारा जीता हुआ उम्मीदवार होना चाहिए। सब लोगों को पता है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। प्रत्येक आदमी चाहता है कि मुझे टिकट मिले और मैं जीतूं। कांग्रेस की जीत की तरफ एक लहर है, उसका परिणाम है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी आ रहे हैं। और कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या अपडेट स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर? क्या नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और क्या ये कमेटी उन कैंडिडेट से भी मिलेगी जो टिकटों की चाह रखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़ा अपडेट देना चाहूंगा। बांसवाड़ा संभाग की बैठक शुरू हो चुकी है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बांसवाड़ा संभाग की बैठक शुरू हो चुकी है और जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं। इन तीनों जिलों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में गौरव गोगोई की बैठक जो है शुरू हुई है। हमारे साथ में इस समय बांसवाड़ा संभाग के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश खोडनिया है। खोडनिया जी, बैठक शुरू हो गई है, किस तरह की चर्चाएं होनी है इसमें? हमारे छानबीन समिति के अध्यक्ष जी और तीनों मेंबरान यहाँ पर पधारे हैं और उदयपुर संभाग के सारे वरिष्ठ नेताओं से वो चर्चा करेंगे कि अगले विधानसभा चुनाव में क्या हमारी रणनीति रहेगी, किस तरीके से हम चुनाव जीतें, उसके ऊपर सबसे चर्चा होगी।
पिछले 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो धरातल पे उतरे हैं, नहीं उतरे हैं, और अभी भी हमारे पास समय है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए, उसके ऊपर आज सबसे चर्चा करेंगे। घोषणा पत्र में कौन से विषय आने चाहिए उसके ऊपर आज चर्चा होनी है, और हमारा कैंपेनिंग किस तरीके से चलेगा उसके ऊपर सभी वरिष्ठ लोगों से बैठ करके चर्चा की जाएगी। माहौल तलाशने भी आए हैं तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट हो रही है। पहली बार देश के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि चुनाव 30 दिन बाद चुनाव आने वाले हैं, लेकिन एक जगह एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं है, एक व्यक्ति नाराज नहीं है। तो निश्चित रूप से अब की बार सरकार वापस आ रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल, धन्यवाद खोडनिया जी। देखिए, बहुत बड़ी बात दिनेश खोडनिया ने जो है वो साझा की है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये जो बैठक है, इस बैठक के अंदर आगामी समय में जो कांग्रेस घोषणा पत्र तैयार करेगी उसको लेकर भी क्या क्या मुद्दे उसमें शामिल किए जा सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। शुरुआती दौर में ये बैठक जो है बांसवाड़ा संभाग की शुरू हुई है और दोपहर बाद में बैठक उदयपुर संभाग की शुरू होगी, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले को शामिल किया गया। उसको लेकर यहाँ पर जो है वो बैठक चलेगी। फिलहाल आप देखिए कि जैसा कि दिनेश खोडनिया ने बताया कि माहौल को तलाशने के लिए आए, और जब हमने कुछ देर पहले इस कमेटी जो ये कमेटी इसके अध्यक्ष गौरव गोगोई से भी बात की थी, उनका भी कहना था कि प्रारंभिक बैठक है ये स्क्रीनिंग कमेटी की। प्रारंभिक बैठक से तात्पर्य उनका था कि वो इस बैठक के मार्फत शुरुआती माहौल को तलाश रहे हैं, किस तरह का माहौल प्रदेश में बना हुआ है, अलग अलग संभागों में क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं, वहां के नेता क्या सोचते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और यही वजह है कि आज पूरे दिन जो 2 संभाग उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की बैठक होगी, उसमें कुल 68 प्रतिनिधियों को निमंत्रण दिया गया है। इसमें एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एमपी, हारे हुए प्रत्याशी और विधानसभा और लोकसभा के जो प्रभारी है कांग्रेस के, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया और उनसे उनके इलाकों के बारे में पूरी डिटेल में जो है वो जानकारियां जुटाई जाएगी कि उनके इलाके में कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो इस समय चल रहे हैं। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। हम इस समय होटल के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है, और अंदर जो है वो गौरव गोगोई इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है, वो मौजूद हैं। 2 सदस्य जो है वो गणेश गोंडियाल और अभिषेक दत्त, वो इस कमेटी के जो मेंबर है वो भी अंदर मौजूद है। और बांसवाड़ा संभाग की बैठक जो है सबसे पहले शुरू हुई है, जिसमें बांसवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के जो जनप्रतिनिधि यहां पर बुलाए गए थे, उनके साथ में वार्तालाप गौरव गोगोई का शुरू हो चुका है। दिनेश खोडनिया ने भी स्पष्ट किया था और गौरव गोगोई ने भी ये चीज जो है जो पूरी डिटेल में तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हालांकि ये प्रारंभिक चरण है, इसके बाद में जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो दावेदारों से भी मुलाकात करेगी, लेकिन सबसे पहले प्रदेश के माहौल को तलाशने के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो निकली है। संभाग वार जो इसकी जो बैठकें हैं वो चल रही है। आज उदयपुर बांसवाड़ा संभाग का नंबर है और यहाँ की जमीनी जानकारियां जुटाने की कोशिश स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण है ये जो संभाग है उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग बेहद महत्वपूर्ण आ जाता है, क्योंकि सत्ता में जाने का रास्ता मेवाड़ और वागड़ से होकर निकलता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका हो जाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि वे इस इलाके में पूरी तैयारी के साथ में आए। और हम अगर पिछले कुछ महीनों की बात करेंगे तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस इलाके को बेहद गंभीरता से ले रखा था और पिछले 3 महीने में लगातार मुख्यमंत्री ने इस इलाके में दौरे किए हैं, बड़े बड़े जो कार्यक्रम है उनमें शिरकत की और ये कोशिश की है कि यहां पर जो कांग्रेस है वो मेवाड़ अंचल को जीतने में सफल हो पाए, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण है। और जो कहावत कही जाती है कि सत्ता में जाने का जो रास्ता है वो इसी संभागों से होकर गुजरता है, क्योंकि बांसवाड़ा संभाग नया बन चुका है। तो कुल उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में मिलाकर 33 विधानसभा सीटें हो गई है। उन्हीं 33 विधानसभा सीटों की जमीनी हकीकत को स्क्रीनिंग कमेटी आज पूरे दिन भर में जांचेगी और सबसे पहले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जहां की कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, वहां के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया है। और बांसवाड़ा संभाग की बैठक होने के बाद में दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे के बीच में उदयपुर संभाग की बैठक होगी और उदयपुर संभाग की इस बैठक के दौरान इसके अलावा देखने में ये भी आ रहा है कि जहां
जहां कमेटियां पहुंच रही हैं टिकटार्थियों से मिलने के लिए, वहां मौजूदा विधायकों का विरोध भी जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। क्या इस तरीके का विरोध करने के लिए भी लोग यहां पर पहुंचे? देखिए, इस तरह की यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें बाहर से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कि इस समय ये होटल के अंदर का परिसर है और यहाँ पर जो बैठक है वो अंदर शुरू हो चुकी है। हालांकि अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाहर की अगर हम बात करेंगे तो दावेदारों को बैठक के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। किसी भी तरह से दावेदार जो है बैठक के अंदर नहीं आएंगे। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि बैठक जो है वो ये जो बैठक प्रारंभिक चरण की है, इस बैठक के बाद में जब दूसरे चरण की जब बैठक होगी तो उसमें निश्चित तौर पर दावेदार जो है वो यहां पर पहुंच सकते हैं। देखिए, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली यहां पर पहुंचे हैं। जगदीश राज जी से बात करें। जगदीश राज जी, किस तरह की चर्चाएं होनी बैठक में? हमारे पार्टी के हाईकमान द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी के आज 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। संभाग की 28 सीटों के बारे में राय मशवरा करेंगे और हर एंगल से सोचेंगे कि पार्टी की सीट के लिए कौन जीतो और कौन मजबूत उम्मीदवार है, और इसके लिए सभी समीकरणों पर समीक्षा करने के बाद ये अपने विचार लेकर पार्टी के हाईकमान तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद बैठकर ऊपर दिल्ली में निर्णय हुआ जाएगा कि कौन प्रत्याशी हमारे लिए उपयुक्त सीट जीतने वाला है। विधायकों के विरोध भी हैं, तो ऐसे में ये विरोध भी यहाँ पे दर्ज कराए जाएंगे? नहीं, यहाँ तो आंतरिक बैठक है, इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। पक्ष और विपक्ष जीतने वाले कैंडिडेट के पक्ष को रखा जाएगा और उसके माइनस कमी है तो वो दिखाई जाएगी। इसमें कोई वहां पर वो विरोध वगैरह नहीं है। ये तो एक जीतो उम्मीदवार है तो उसके जीतने की क्या खूबियां है और हारने वाला है तो हारने के क्या कारण है, ये बताए जाएंगे। ये बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा कि जिसमें एक अच्छा उम्मीदवार, जीतो उम्मीदवार और पार्टी को सशक्त ताकत देने वाला उम्मीदवार आ सके। बिल्कुल, तो ये जगदीश राज श्रीमाली जो कि विधानसभा राज्य मंत्री का दर्जा है और इस बैठक को इन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इसी बैठक के मार्फत जो कांग्रेस है वो अपने दावेदारों की सूची जो है तैयार करने का प्रयास शुरू करेगी, क्योंकि यहीं पर जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने अपने इलाकों के बारे में कपिल, इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कपिल आपका शुक्रिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत के न्यायपालिका को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। शेखावत ने कहा कि यह उनकी घबराहट है जो इसलिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं। शेखावत ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा पूरी होने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगी। अभी सरगर्मियां परवान पर आने लगी हैं और हमारे साथ में है इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इससे पहले 2 दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर में दौरा रहा था और अब बात करते हैं जिस तरीके से एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा था जीडीपी को लेकर के मुख्यमंत्री का बयान आया कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में नंबर 1 पर राजस्थान है। कितनी हकीकत नजर आती है इसमें? क्योंकि मुझे लगता है कि माननीय गहलोत साहब को अभी हाल ही में दिए गए एक मीडिया इंटरव्यू जिसमें उन्होंने विजन 2030 का उल्लेख करते हुए राजस्थान जीडीपी में नॉर्थ इंडिया में पहले नंबर पर और पूरे भारत में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है, ऐसा उन्होंने वहां भी उस मीडिया में भी मैंने देखा, उस इंटरव्यू में भी कहा और यहां मैंने अखबार के माध्यम से मुझे पता लगा कि एमआईए के कार्यक्रम में भी उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ब्रीफिंग की जा रही थी तब राजस्थान भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है, राजस्थान रेप में पहले नंबर पर है, राजस्थान बेरोजगारी में पहले नंबर पर है, राजस्थान महंगाई में पहले नंबर पर है, राजस्थान देश में जीडीपी के अगेंस्ट जितना डेब्ट कर्जा लिया है उसमें दूसरे नंबर पर है। ये ब्रीफिंग की गई होगी, लेकिन हो सकता है शायद कहीं चूक हो गई और उन्होंने गलती से जीडीपी में पहले नंबर पर राजस्थान को ला दिया है। अगर देश के आंकड़े उठा करके देखें और जो आजकल पब्लिक डोमेन में कोई भी देख सकता है, राजस्थान जीडीपी की दृष्टिकोण से 9 बड़े प्रांतों में 9वें नंबर पर है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भी 10वें नंबर पर है। जीडीपी ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है
आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 7.5% से ज्यादा है। नेशनल एवरेज से राजस्थान बहुत पीछे है। छोटे छोटे राज्य भी राजस्थान से आगे हैं और राजस्थान जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से जो आंकड़े मैंने देखे हैं, आखिरी आंकड़े अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21वें नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम जो हो सकती है किसी स्टेट को की जो है फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए, उसमें भी राजस्थान 10वें 11वें नंबर पर है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बताया गया होगा वो ठीक से नहीं समझ पाए और उन्होंने गलत आंकड़े दिए। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और ये खबर धौलपुर से, युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। घर के कमरे में खिड़की से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। कल ससुराल से पत्नी को लेने गया था युवक। ससुराल से पत्नी के नहीं आने से परेशान था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। दिहोली थाना इलाके के बाहरीपुरा गांव की यह घटना है। और कोटा में एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। भाई बहन के झगड़े के बाद उसने सुसाइड की। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। और ये खबर डूंगरपुर से, महिला के साथ चैन स्नैचिंग। भाई को राखी बांधकर महिला लौट रही थी। सोने की चैन लूटकर बाइक सवार 2 बदमाश भाग गए। सरोदा थाना क्षेत्र के वमासा गांव की घटना है। पीड़ित महिला ने थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में निजामपुरा तन ओजटू गांव में एक 19 साल के युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को चिड़ावा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। सनौक दारा सिंह जाति मेघोल, उम्र 19 साल, ने अपने कमरे में फंदा डालकर गले में और आत्महत्या कर ली। आदमी इनके परिजन यहाँ सरकारी अस्पताल में लेके आए। इसकी बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है। दिन में कल सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये खबर कोटा से, स्टूडेंट सुसाइड मामला। विधायक भरत सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। कोचिंग संस्थानों को बंद करने के लिए पत्र लिखा है। सीएम को पत्र, कोचिंग संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अवैध हॉस्टल्स पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। ये विधायक भरत सिंह ने पत्र लिखा है सीएम को। और ये खबर कोटा से, जहां कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा सुसाइड करने के डरावने और भयानक आंकड़े सामने आने के बाद अब हॉस्टल के अलावा पीजी और किराए के कमरों के पंखों में भी एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। हालांकि कोचिंग इलाकों के ज्यादातर हॉस्टल के कमरों के पंखों पर ये डिवाइस लगाए जा चुके हैं, लेकिन पीजी और किराए के कमरों में भी डिवाइस नहीं लगाए गए हैं। बता दें कि पिछले रविवार को एक कोचिंग छात्र ने पंखे से ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अब अलर्ट पुलिस की टीम पूरे कोचिंग इलाके में सर्वे करेगी और जहां जहां किराए के कमरे उपलब्ध होते हैं उन कमरों के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जाने का काम शुरू किया जाएगा। लागू करवा रहे हैं, पर ये फ्लैट में दूर रह रहा था तो वहाँ भी हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है और इनकी पालना वहाँ भी कराई जाएगी। वहाँ जो फैमिलियाँ और फैमिलियाँ रहती है उनके साथ साथ ये भी फैमिली के रूप में रह रहे थे, उनमें भी हम लागू करवाएंगे। जहाँ जहाँ बच्चे रह रहे हैं सब जगह लागू करवाएंगे ये चीज़ें। तो किस तरह से, मतलब जो सर्वे कर रखे बहुत लंबा चढ़ा एरिया, हाँ सबकी जानकारी करेंगे, सबका सर्वे करेंगे। जहाँ भी ये कमियाँ हैं, जहाँ बच्चे रह रहे हैं, ये पांच से लगाई सर, ये जो वहाँ पे डिवाइस नहीं था सर वहाँ पे? हाँ उसमें डिवाइस नहीं था, फ्लैट है, वहाँ फैमिलियाँ रहती है, अलग से लैंडमार्क से थोड़ा अलग है। तो अब आगे उसका डिवाइस लगाएंगे सर? आगे हम सर्वे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ सभी जगह इस प्रकार के डिवाइस लगाने। और ये खबर कोटा से, कोटा में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 16 नए मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 308 तक जा पहुंचा है। डेंगू की चपेट में 150 से ज्यादा कोचिंग छात्र हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। तो अब
डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। ये कोटा की तस्वीरें हैं और कोटा के अंदर 308 तक आंकड़ा पहुंच चुका है डेंगू के मरीजों का, और इसमें आधे से ज्यादा तो केवल कोचिंग के छात्र हैं। और बीकानेर के खाजूवाला में जन आंदोलन का 25वां दिन है। जन आंदोलन को फिर से तेज करने की चेतावनी दी जा रही है। 5 सितंबर के बाद संघर्ष समिति आंदोलन को तेज करेगी। मंत्री गोविंदराव मेघवाल के आश्वासन के बाद शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। दोनों ही तहसीलों को अनूपगढ़ में जोड़ने का लगातार विरोध हो रहा है। कल रक्षाबंधन का पर्व भी धरना स्थल पर मनाया गया। धरने पर बैठे भाइयों को बहनों ने राखी बांधी। धरना स्थल पर ही 15 अगस्त का कार्यक्रम भी मनाया गया था। बारां जिले के अंता के पास गुलाबपुरा गांव में मामूली बात पर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने अंता अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक दुकान पर बैठे लोगों से पता पूछने को लेकर कहासुनी हुई थी, जो इतनी बढ़ गई कि बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अस्पताल के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। राजसमंद के नाथद्वारा में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जब वो केस दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। पीड़िता कई दिनों तक श्रीनाथ जी पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। इसके बाद कांग्रेस नेता के दखल के बाद आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मतलब 6 महीने से मेरी बातचीत हो रही थी, तो आगे के गोवर्धन सिंह ने मेरे को ये बोला कि मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला 7:30 बज गई, अब मैं नहीं आ सकती। तो वो मुझे लेने के लिए आया अकेले। तो यहाँ आके देखा कि आके उनके 3 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ क्या है, क्या बोल रहे थे कि मेरा बर्थडे पार्टी है दोस्त की। तो गई तो फिर चारों ने मिलकर ड्रिंक वगैरह की। मैंने भी मतलब मेरे को भी पिलाया, मैंने भी पी। तो फिर चारों ने मिलकर बारी बारी मेरे साथ में मतलब गलत काम किया। तो मतलब मैं यहाँ पे मतलब दूसरे दिन यहाँ थाने में आई, तो मैंने बोला कि मेरे साथ में ये घटना हुई है, तो आप रिपोर्ट मतलब 7 दिन से मैं यहाँ पे परेशान हो रही हूँ, 7 दिन से लगातार आ रही हूँ। शाम को करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में बच्ची का कॉल आया था मेरे पास और बोला था कि इसने कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म, और मैं 7 दिन से नाथद्वारा थाने के चक्कर लगा रही हूँ और मैं हूँ प्रॉपर कुंभलगढ़ की। और कुंभलगढ़ में इसने अपने गांव का नाम बताया। तो उसके बाद मैंने तुरंत एसपी साहब को फ़ोन किया। मैंने एसपी साहब को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी और पूछा, सर कि अगर ये 7 दिन पहले ये हुआ है तो अभी तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। श्रीगंगानगर में अवैध रूप से चल रहे निजी बसों पर कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन विभाग ने बसों को सीज कर दिया। जांच में बस संचालक परिवहन से जुड़े कागजात न होने पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि रोडवेज कर्मचारी निजी बस संचालकों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप पहले भी लगा चुके हैं। भरतपुर से ये खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। व्यापारी को गोली मारने वाले बदमाशों को पुलिस पकड़ने गई थी। चिकसाना थाना इलाके में छुपे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जाटोली रतभान गांव के जंगलों में मुठभेड़ हुई। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।